अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरे राशिद पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात करें तो आज है 4 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $20,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप करा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन मतलब कि 121 और 50 इन तीनों से नीचे चल रहा था। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि इन तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन को बिटकॉइन एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करेगा और वहां से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। और बिटकॉइन का जो सा मेन कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो बनेगा $19,000 से लेके $19,500 के ऊपर। लेकिन फंडामेंटली काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज आई है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन के अंदर इतना अच्छा ब्रेकआउट आया है और उसने अपनी चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन को भी सो फार तोड़ दिया हुआ है। और बिटकॉइन ने अपना जो सा मेजर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल था $19,500 उसको भी तोड़ दिया है। तो वो न्यूज क्या है, वो न्यूज मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन अगर आप बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले सबसे पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अगर तो बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी करंट कैंडल है वो अगर दोबारा से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद कर लेता है मतलब कि $19,850 से अबव, क्योंकि इसने अपनी पिछली भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद किया है, तो ये काफी अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की वैल्यू ग्रीनर दिखाएगी और बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $20,300 के ऊपर। इसके अलावा मीडियम लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर एनालिसिस करते चले तो अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे जाएं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करंटली 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव चल रहा है और सो फार बिटकॉइन ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि $19,580 से अगर वो अबव बंद हो जाती है तो ये काफी अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और फिर बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बनेगा अगले चंद दिनों के लिए वो बनेगा तकरीबन $20,300 से लेकर $19,500 का लेवल। और इस लेवल के दरमियान में मतलब कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से लेकर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के दरमियान में हम लोग बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल है उसके ऊपर भी नजर रखनी है कि क्या वो $19,580 से अबव बंद होती है या नहीं होती है। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोगों को कट कर दिया कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों ने करंट कैंडल के ऊपर नजर रखनी है अगर कि वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद होती है या नहीं होती है। और अगर वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद नहीं होती है तो फिर बिटकॉइन का जो सा मेन कंसोलिडेशन लेवल बनेगा आज के दिन के लिए वो बनेगा $19,500 से लेके $20,000 का लेवल। और मेजरली हम लोग बिटकॉइन को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले हैं और अब अगर बात करते चलेंगे क्यों हम लोगों ने इतना अच्छा ग्रीनर देखा है बिटकॉइन और बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उसके ऊपर, तो जो सी न्यूज है वो आ रही है यूएन की तरफ से कि जहाँ पे यूएन के एक इदारे मतलब कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब कि UNCTAD उसने यूएस फेडरल रिजर्व को हुक्म दिया है कि वो अपने जो से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है उसको अब बढ़ाना कम करे बल्कि अब उन इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू करे। क्योंकि अगर यूएस ने ऐसा ना किया तो उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि जो सी पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन के अंदर जा सकती है। तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को फर्दर गाइड करता चलूं तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि 21 सितंबर को जब यूएस फेड की मीटिंग हुई थी तो उसके ऊपर यूएस फेड के चेयरमैन जेरम पवल ने इस बात का अंदिया दिया था कि जितने भी ये बाकी के महीने रह गए हैं 2022 के, इसके अंदर जब भी इंटरेस्ट रेट्स का फैसला करना होगा वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे ताकि यूएस के अंदर जो सा रिसेशन चल रहा है और यूएस के अंदर जो सी चीजें महंगी हो रही है उनकी जो सी प्राइसेस है उनको कम कर सके। तो उसके ऊपर यूएनसीटीएडी ने कल के दिन अपनी एक पूरी रिपोर्ट शेयर की है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो यूएस फेड कर रहा है ये एक जाहिलाना जुआ है और अगर ये जुआ ठीक तरह से ना चला तो इसकी वजह से पूरी की पूरी जो सी ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन के अंदर जा सकती है। कल की वीडियो के अंदर मैंने भी आप लोगों को गाइड किया था कि जो सी यूएस की इकोनॉमी है वो ऑफिशियली रिसेशन के अंदर चले गई है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि जो से फेड के चेयरमैन है उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू किया ताकि यूएस डॉलर की जो सी डिमांड है वो बढ़ती रहे। और यूएस डॉलर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती रही उसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि बाकी की जो सी फायर्ड करेंसीज भी हैं कि जिसके अंदर यूरो आ जाता है और जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी आ जाता है वो सब के सब उन्होंने हम लोगों को काफी अग्रेसिव रिटर्न दिखाना शुरू किया था।
लेकिन अब यूएनसीटीएडी ने यूएस को कहा है कि वो अपने जो से ये इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको बढ़ाना खत्म करे, क्योंकि अगर उन्होंने ये बढ़ाना खत्म नहीं किया तो इसकी वजह से काफी बुरा इफेक्ट हम लोग देखेंगे जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके ऊपर भी और जो सी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके ऊपर भी, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखते रहे हैं पिछले दिनों के अंदर भी। तो ये एक मेजर न्यूज थी यूएन की तरफ से कि यूएन ने यूएस फेड को ये हुक्म दिया कि वो लोग अपने जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाना कम करे, और अगर वो ये अगेन ये बढ़ाना कम नहीं करता तो इसकी वजह से पूरी की पूरी जो सी ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन के अंदर जा सकती है। तो अगर तो यूएस फेड इसके ऊपर अमल करता है, वो अगर अपने जो से इंटरेस्ट रेट्स है वो नहीं बढ़ाता, तो ये काफी जबरदस्त किस्म का साइन होगा क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी, और दूसरी जो सी फायर करेंसीज है कि जिसके अंदर यूरो आ जाता है या ब्रिटेन पाउंड आ जाता है, उनके लिए भी ये काफी अच्छा साइन होगा। तो ये थी वो मेजर न्यूज के जिसकी वजह से हम लोगों ने कल एक काफी अच्छा रन देखा है बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर एक और मेजर बुलिश साइन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं, तो Q3 ऑफ 2022 जब खत्म होने वाला था तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि एक्सचेंजेस के ऊपर से एक काफी बड़ी जो सी तादाद है बिटकॉइन की उसका आउटफ्लो हुआ था। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो जो सा लास्ट डे था Q3 ऑफ 2022 का, मतलब कि 30 सितंबर ऑफ 2022 के जब फ्राइडे का दिन था, उस दिन के अंदर हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 34,723 बिटकॉइन ने एक्सचेंजेस को छोड़ा और वो दूसरी जो सी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है या अपने जो से वॉलेट से लोगों के उसके अंदर दोबारा से चला गया था। तो आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जब एक्सचेंजेस से आउटफ्लो होता है, मतलब कि एक्सचेंजेस से निकल के बिटकॉइन अपने वॉलेट्स वगैरह के अंदर जाता है, हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स जो से भी वॉलेट्स होते हैं उसके अंदर जाता है, तो ये काफी अच्छा साइन होता है बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी प्राइसेस के लिए। तो ये भी एक काफी अच्छा साइन है बिटकॉइन के लिए, और इसकी वजह से भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो सा ग्रीन इफेक्ट है वो देखा है बिटकॉइन के प्राइसेस के ऊपर। तो ये था एक मेजर आउटफ्लो ऑफ बिटकॉइन के जिसके बारे में आपको गाइड करना था। लेकिन अब अगर आगे चलते चलें और अब अगर आज के मेन टॉपिक के ऊपर बात करते चलें, तो आज का जो सा मेन टॉपिक है वो है सोलाना नेटवर्क के ऊपर, के जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि वो रिसेंटली मतलब कि 2 दिन पहले मुकम्मल तौर पे आउटेज हो गया था, कि जिसकी वजह से सोलाना नेटवर्क के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मुकम्मल तौर पे बंद हो गई थी। और ये जो सा आउटेज हुआ है ये कोई पहला आउटेज नहीं देखा हम लोगों ने सोलाना ब्लॉकचेन का, इससे पहले भी हम लोग आउटेजेस देखते रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड करता चलूं तो ये जो सा रिसेंट आउटेज हुआ है सोलाना नेटवर्क का, ये इस साल का 8वां सबसे बड़ा आउटेज था सोलाना नेटवर्क का। और इस साल के अंदर टोटल तकरीबन 12 से 13 छोटे बड़े आउटेजेस जो से हैं वो सोलाना नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करना है। एक तो जस्टिन बॉन्स जो कि क्रिप्टो रिसर्चर हैं उनका एक प्रॉपर एनालिसिस, और दूसरा मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह की थी इसके ऊपर, कि जिसकी वजह से मैंने थोड़ी लेट वीडियो बनाई है सोलाना का ये जो सा आउटेज हुआ है उसके ऊपर। जैसे कि सोलाना नेटवर्क का आउटेज हुआ था मैंने उस वक्त ही आप लोगों को गाइड नहीं किया, क्योंकि आउटेज हो गया था पाकिस्तानी टाइम तकरीबन रात ही 11 बजे ये आउटेज हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा कि यार अब मैं प्रॉपर अपनी रिसर्च कर लूं पहले, उसके बाद मैं जो है ये वीडियो बनाता हूं, और फिर उसके मुताबिक मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी सोलाना के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किस तरह से करनी है। तो अब अगर इसके ऊपर चलते चलें तो सबसे पहले जस्टिन बोस ने ये पूरा थ्रेड बनाया था ट्विटर के ऊपर, कि जहां पे उन्होंने ये बताया है कि ये जो सी प्रूफ ऑफ हिस्ट्री की ब्लॉकचेन है, मतलब कि सोलाना ब्लॉकचेन, ये इतनी ज्यादा इनोवेटिव नहीं है कि जितनी ज्यादा सोलाना नेटवर्क की जो सी टीम है वो क्लेम करती है। हम लोगों ने ये देखा है कि सोलाना की जो सी ये ब्लॉकचेन है ये बाकी की जो सी ब्लॉकचेन्स है, मतलब कि प्रूफ ऑफ स्टेक या प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस वाली ब्लॉकचेन्स, उनसे तो काफी ज्यादा डिफरेंट है और काफी ज्यादा इनोवेटिव भी है उनसे। लेकिन जितने ये लोग इनोवेटिव क्लेम करते हैं उतनी ज्यादा इनोवेटिव नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इतनी ही इनोवेटिव है कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट कर सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो फर्दर उन्होंने गाइड किया कि सोलाना नेटवर्क और सोलाना की जो सी टीम है वो ये जो सी सिक्योरिटी एग्जेम्पशंस हैं उनको कंप्लीट नहीं कर रही है, बल्कि सिक्योरिटी को वो टाइट नहीं कर रही है, बल्कि वो लोग डेंजरस डिजाइन शॉर्टकट्स ले रही है, कि जिसकी वजह से सोलाना नेटवर्क को और भी ज्यादा सिक्योरिटी के खदशात हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और हम लोगों ने एक ऐसा ही शॉर्टकट जो है वो सोलाना नेटवर्क की तरफ से देखा कि जहाँ पे सोलाना ने अपना सोलाना फोन, के जिसको उन्होंने सोलाना सेगा का नाम दिया है, आप लोग इसके ऊपर भी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आप लोग सोलाना सेगा फोन देखेंगे तो काफी ज्यादा वीडियोस आ जाएंगी। तो यहाँ पे सोलाना ने अपना एक ब्लॉकचेन बेस्ड फोन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी इनोवेशन है, और फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऐसे ही ब्लॉकचेन बेस्ड फोन जो है वो नए इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू जस्टिन बॉन्स इस इनोवेशन की अभी जरूरत नहीं थी, मतलब कि अभी सोलाना को चाहिए था कि वो अपना जो सा नेटवर्क है उसको बेहतरीन करे।
और देखिए उनके मुताबिक ये जो सी सोलाना ब्लॉकचेन है वो अपनी बेस को बेहतर नहीं कर रही है, बल्कि ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह जो सी है वो बनाती जा रही है। अगर आपकी बेस बेहतर नहीं होगी तो ऊपर आप लोग जितनी मर्जी बिल्डिंग्स बना लें वो कमजोर ही रहेंगी। ये मेन पॉइंट है जस्टिन बोन्स का, कि जिससे मैं 100% एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले काफी देर से हम लोग देख रहे हैं कि सोलाना नेटवर्क जो है मुकम्मल तौर पे आउटरेज हो जाता है, कि जिसकी वजह से ये बात भी अगर कही जाए कि सोलाना नेटवर्क अपने आप को खुद खत्म कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। तो इसीलिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है सोलाना नेटवर्क के लिए कि वो पहले अपनी जो सी ब्लॉकचेन है उसको मुकम्मल तौर पे बेहतर करे, अपने ग्राउंड्स को बेहतर करे, और उसके बाद ये जो सी इनोवेशन उन्होंने करनी है वो फ्यूचर के अंदर जितनी भी इनोवेशन चाहे वो कर सकता है। इसके अलावा बात यहीं पर नहीं खत्म होती है, बल्कि अगर आगे चलते चले तो काफी ज्यादा ऐसे झूठ जो कि सोलाना नेटवर्क की तरफ से बोले गए हैं। अगर उसके ऊपर मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे एक मेजर ब्लॉग है कि जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी तौर पे दूंगा, और आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसको पढ़ना है। और यहाँ पे मेजर जो रेड फ्लैग्स हैं सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर उसके बारे में मुकम्मल तौर पे गाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो सा मेजर रेड फ्लैग था वो था सोलाना का टोटल सप्लाई के बारे में जो उन्होंने झूठ बोला था। तो अप्रैल 2020 के अंदर सोलाना टीम ने ये झूठ बोला था कि इनके टोकन्स की जो सी टोटल सप्लाई है वो है सिर्फ और सिर्फ 8.2 मिलियन टोकन्स, लेकिन थर्ड पार्टी ने एक ऐसा वॉलेट ढूंढा था कि जिसके अंदर तकरीबन 13 मिलियन सोलाना टोकन्स जिनसे यहाँ पड़े हुए थे, और एक ही रात के अंदर सोलाना टोकन्स की टोटल सप्लाई थी वो 8.2 मिलियन टोकन से बढ़ के हो गई थी तकरीबन 21.2 मिलियन टोकन। तो ये काफी बड़ा झूठ था सोलाना नेटवर्क की तरफ से, जो कि काफी देर पहले बोला गया था, और सोलाना नेटवर्क की तरफ से जो इसका जवाब आया था वो ये जवाब आया था कि उन्होंने इस वॉलेट के अंदर जो से 11.3 मिलियन टोकन्स रखे हुए हैं वो मार्केट मेकर्स को लोन देने के लिए रखे हुए हैं। लेकिन अगेन उनकी तरफ से ये झूठ बोला गया था और ये झूठ भी जो है वो पकड़ा गया था। और अब अगर आप लोग देखें तो सोलाना टोकन्स की जो से टोटल सप्लाई है वो तो तकरीबन 335 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन अगेन 2020 के अंदर ये झूठ जो है वो सोलाना नेटवर्क की तरफ से बोला गया था सोलाना की टोटल सप्लाई के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले बात यहीं पर ही नहीं खत्म होती, बल्कि अगर आगे चलते चले तो आगे बात आती है यहाँ पे इनके ट्रांजैक्शन काउंट्स के ऊपर से, कि जहाँ पे सोलाना नेटवर्क ने अपने वैलिडेटर्स के भी जो से वोट्स हैं उनको गिना था। असल में होता क्या है कि जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% वोट्स को जो है वो मानती है, और वो जो से वोट्स होते हैं वैलिडेटर्स के वोट्स, मतलब कि वैलिडेटर्स वही लोग होते हैं जो कि मेनली ब्लॉकचेन को चला रहे होते हैं और जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो उनको वैलिडेट करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन्स उनके वोट्स को नहीं मानती, बल्कि बाकी के जो से वोट्स बचते हैं 10% गालबन ये वोट्स बचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको मानती हैं। और वो जो से 10% वोट्स होते हैं और वो जितनी ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करते हैं उनकी ट्रांजेक्शन्स को माना जाता है कि टोटल जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है एक ब्लॉकचेन के ऊपर वो इतनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लेकिन सोलाना नेटवर्क ने जितने अपने ये जो से वैलिडेटर्स थे उनके भी वोट को माना, और उनकी जो सी ट्रांजेक्शन्स हैं वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करते हैं उनके भी जो से नंबर्स हैं वो उन्होंने बताए थे। तो उसके बारे में अगर मैं आपको गाइड करता चलूं तो हम लोगों ने देखा है कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो सी होती है सोलाना के पर एवरेज वो होती है तकरीबन 2356। अगर आप लोग यहाँ पे solscan.io के ऊपर भी जाएं तो यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं कि रिसेंट जो से आवर्स चल रहे हैं उनके अंदर कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो करंटली अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 2799 ट्रांजेक्शन पर सेकंड हो रही है। तो एवरेज जो सी ट्रांजेक्शन होती है सोलाना नेटवर्क के ऊपर वो तकरीबन 2400 से 2500 ट्रांजेक्शन होती हैं। लेकिन उन्होंने इन ट्रांजैक्शंस के अंदर जो से अपने वैलिडेटर्स है उनका भी वोट माना हुआ है। तो अगर वैलिडेटर्स का वोट निकाल दिया जाए तो टोटल ये तकरीबन 300 ट्रांजैक्शंस बनती हैं, 300 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। और अगर सोलाना नेटवर्क यही बता देता कि भाई हमारे नेटवर्क के ऊपर 300 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होती हैं तो ये तकरीबन 10 टाइम्स फास्टर होता है इथेरियम नेटवर्क के मुकाबले में भी। तो इथेरियम नेटवर्क का आप लोगों को अभी भी आइडिया है कि बेशक वो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी उनकी जो सी टोटल ट्रांजैक्शन है वो तकरीबन 24 या 25 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर तो सोलाना यही बता देता कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ 300 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती है उनके नेटवर्क के ऊपर तो वो भी ठीक होता, लेकिन उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने अपने वैलिडेटर्स के वोट को भी जो है वो काउंट किया था। तो ये भी एक झूठ है, ये भी एक काफी बड़ा रेड फ्लैग है सोलाना नेटवर्क की तरफ से। उसके अलावा काफी ज्यादा रेड फ्लैग्स भी हैं, आप लोग इसके बारे में प्रॉपर इस ब्लॉग के अंदर लास्ट तौर पर स्टडी कर सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो इतने ज्यादा रेड फ्लैग्स के बाद किस तरह से सोलाना ब्लॉकचेन इस मेजर रेड फ्लैग से और अपनी जो सी इनकी ये बगी हिस्ट्री है इससे बाहर आ सकता है, तो उसके बारे में अगेन ये जस्टिन बोन ने जो है प्रॉपर इसके बारे में गाइड किया हुआ है कि अगर तो सोलाना नेटवर्क अपने आप को ठीक करना शुरू करता है तो उसके बाद भी उन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लगेगा अपनी इस बगी हिस्ट्री से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगेन अभी तक सोलाना नेटवर्क की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ नई जो सी इनोवेशंस हैं
जो कि बेशक करनी चाहिए उन लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर काम कर रहा है और अपनी बेस को ठीक नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सोलाना नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सबसे पहले अपनी जो सी बेस है उसको ठीक करे, और सोलाना नेटवर्क जो सा ये आउटेज हो जाता है उसको बिल्कुल खत्म करे, और ये जो सा आउटेज होना है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो। और जब वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोलाना नेटवर्क के ऊपर या सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बाकी लोगों का जो सा ट्रस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था मेजर रेड फ्लैग्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताना था सोलाना नेटवर्क के ऊपर। इसकी वजह से मैं अगर आप लोगों को ये गाइड करता चलूं कि आप लोगों ने किस तरह से अब अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है सोलाना के ऊपर, तो मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा कि अगर तो आप लोगों ने सोलाना के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों ने अपने पूरे जो सा पोर्टफोलियो है उसका मैक्सिमम 5% या 10% सिर्फ इतना इन्वेस्ट करना है। इससे ज्यादा आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना है सोलाना के ऊपर, क्योंकि अगर सोलाना टीम ने अपनी ब्लॉकचेन को बेहतर नहीं किया तो हम लोग सोलाना के प्राइसेस को डंप होता हुआ देख सकते हैं। और रिसेंटली ये जब ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है बिल्कुल खत्म हो गई थी, मतलब कि सोलाना नेटवर्क बिल्कुल आउटेज हो गया था, तो उसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि सोलाना की जो सी प्राइस है वो $35.4 से नीचे गई थी तकरीबन $31.8 के ऊपर। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर गाइड किया हुआ कि ये एक वेबसाइट है solscan.io, आप लोग इसको खोलें। आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा होता है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो अगर तो ये रेड चल रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि जो सोलाना नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, और इसके वजह से मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग सोलाना टोकन की जो सी प्राइस है उसको रिटर्न दिखाता हुआ देखें, और आप लोग उस टाइम फ्रेम पर शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करके अपना काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तब अगर सोलाना के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेड हो रहा है $33.5 के ऊपर, और करंटली अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $33.9 उसको टेस्ट करके दोबारा से इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज अगर आप लोग ऑन करके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से तो अब गई थी इसकी वैल्यू, लेकिन अब इसकी वैल्यू दोबारा से 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ गई है। और इसकी जो सी 3 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो आ रही है $33 से लेकर तकरीबन $33.1 के ऊपर। तो ये वाला जो सा लेवल है ये काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे सोलाना के लिए। तो सोलाना के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जैसे करंट एंट्री पॉइंट बनेगा सोलाना के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $33.05 के ऊपर, और फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $33.9 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो सोलाना के ऊपर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने हैं $33 के ऊपर, उसके बाद $32.5 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $31.6 के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे सोलाना के ऊपर वो हो जाएगा तकरीबन $33.9 के ऊपर, और उसके बाद अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $35.1 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स को लेके अपने आप को आउट कर लेना है सोलाना के ऊपर से। और अगेन जैसा कि मैंने अभी आपको गाइड किया कि आप लोगों ने शॉर्ट प्रॉफिट ही जनरेट करनी है सोलाना के ऊपर से, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोलाना के ऊपर तो आप लोगों ने वेट करना है कि इसकी वैल्यू $30 से नीचे आए, तो फिर आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सिर्फ आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना है सोलाना के ऊपर जब तक कि सोलाना ब्लॉकचेन मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाती है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ $1350 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी हम लोगों ने 2 एंट्री ली थी, एक तकरीबन $1310 के ऊपर और दूसरी हम लोगों ने ली थी तकरीबन $1260 के ऊपर, लेकिन इसकी वैल्यू तकरीबन $1264 से ही ऊपर की तरफ बाउंस बैक की है। तो अगर तो आप अगर $1270 के ऊपर भी अपनी एंट्री ली हुई थी अभी तक आप लोगों का काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया होगा इथेरियम के ऊपर से। तो इथेरियम की वैल्यू क्योंकि दोबारा से अपना जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $1356, यहाँ से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर भी अगर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन अगर ओपन करके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो सी वैल्यू है वो तकरीबन 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है तकरीबन $1360 के ऊपर, उसको एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट करके नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। और इसके मैक्सिमम चांसेस है कि अगले चंद घंटों तक हम लोग इसकी वैल्यू को इसकी जो सी 50 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि आ रही है तकरीबन $1320 से लेके $1325 के लेवल के ऊपर वहां तक आता हुआ देखें। तो इसीलिए आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा पहले शॉर्ट रेट के लिए एथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1322 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1355 के ऊपर। इसके अलावा फिर से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स आप लोगों के जो से बनेंगे इथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1310 के ऊपर, उसके बाद अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $1265 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड
वो हो जाएगा तकरीबन $1320। उसके बाद अगर आप लोग इसको होल्ड पे करते हैं तो फिर तकरीबन $1360 के ऊपर, और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस, और आज के जो सी मेजर अपडेट देनी थी वो अगेन मैंने आप लोगों को देनी थी सोलाना के ऊपर से, और सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर जो से रेड फ्लैग्स हैं उसके ऊपर से। और इसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है सोलाना के ऊपर और बाकी की क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो कल तक के लिए अब आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।